तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। सीए इंटरमीडिएट में जो आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर है आज हम उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखो गाइज सबसे पहला पॉइंट है कि एज पर चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी टैक्सेस शॉल बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन है। तो टैक्स कलेक्टेड भी उसके द्वारा किया जाएगा और पेड भी उसके द्वारा किया जाएगा जो जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टैक्सेबल पर्सन है। अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर even unregistered person taxable person if liable to registered or voluntarily registered person taxable person even not liable। मतलब आपने अगर अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी आप टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे, और अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन इफ लाइबल टू रजिस्टर्ड। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया लेकिन आप लाइबल टू रजिस्टर हो तो भी वो टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। आगे गाइज आपको दिया हुआ है हु इज लाइबल टू रजिस्टर। तो अपने पास दो सेक्शन है, सेक्शन 22 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। मतलब सेक्शन 24 में तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है वो लेना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले गाइज अपन बात करेंगे सेक्शन 22 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ऐसे पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए दायी है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सबसे पहले अपने को कहा गया है कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वेयर स्टेट फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई आर मेड। कि ऐसी स्टेट जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है? यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर जाता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन है वो लेना है। अब इसमें बताया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है। तो ऑल ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ पर्सन हैविंग सेम पेन। तो टोटल ऑफ आउटपुट सप्लाई, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में आप क्या क्या सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है आपने अपने बिजनेस में कोई भी चीज बेची, कोई भी चीज बेची जो आपके माल से गुड्स से रिलेटेड है, जैसे टैक्सेबल सप्लाई, एक्सेम सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट किया आपने, टैक्सेस अदर देन जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स इंक्लूड कर लेना। आउटपुट सप्लाई अंडर आरसीएम सप्लाई बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पर्सन सप्लाई मेन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाई एजेंट। इसके बाद में आपको दिया हुआ है एक्सक्लूड क्या करोगे। एक्सक्लूड करोगे आप इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम और टैक्सेस इंक्लूडिंग अंडर सीजीएसटी। मतलब जो जीएसटी के टैक्सेस होते हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाते, और जो इनवर्ट सप्लाई होती है वो आपकी सेल्स में काउंट कभी नहीं की जाती है। इसके बाद में गाइस आपको सीधे यहाँ से देखना है कि स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन से व्यक्ति को लेना है उसके लिए लिमिट क्या है। तो स्टेट वाइज अपने को लिमिट चेक करने की पड़ेगी। सबसे फर्स्ट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आपको याद रखना है इसको। अंटी अंटी। यहाँ पर जो गुड्स के केस में लिमिट है 10 लाख और सर्विस के केस में भी लिमिट है 10 लाख। मतलब आप गुड्स अगर 10 लाख से ज्यादा का सप्लाई करते हो, सर्विस की 10 लाख से ज्यादा का सप्लाई करते हो, तभी आपको रजिस्ट्रेशन है वो करवाना है। आगे दिया हुआ आपको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना। तो आपको इसका फॉर्मेट कीवर्ड याद रखना है AMPSTU। AMPSTU। ए का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, अम का मतलब होता है मेघालय, पी का मतलब होता है पौंडीचेरी, एस का मतलब होता है सिक्किम, टी का मतलब होता है तेलंगाना, यू का मतलब होता है उत्तराखंड। यहाँ पर जो लिमिट है वो 20 लाख और 20 लाख है। गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो भी 20 लाख, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो भी 20 लाख। जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स, भारत की जितनी भी इंडिया की अदर स्टेट्स है वहां पर 40 लाख तो है गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में है 20 लाख रुपीज। अब आगे इसमें कुछ आपको नोट दिए हुए हैं कि पर्सन कंसिडर मेकिंग ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स इवन सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ये आपके कोई काम का पॉइंट नहीं है। सी इंटर में 40 लाख थ्री और लिमिट नॉट अवेलेबल टू फॉलोइंग, कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन पर 40 लाख की लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। जो 24 में जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है उन पर 40 लाख वाला एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन एंगेज इन मेकिंग फॉलोइंग आइटम, जैसे एडिबल आइस, आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, फ्लाई एस ब्रेक, अर्थिंग ग्रुप, ऐसे कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं जहां पर 40 लाख की लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। आगे इसमें दे रखा है इफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस कवरिंग मोर देन वन स्टेट लोवेस्ट लिमिट एप्लीकेबल टू एनी ऑफ दोज स्टेट विल बी रिलेवेंट। ये देखो क्या बोल रहा है, इफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस कवरिंग मोर देन वन स्टेट, मतलब आपकी जो बिजनेस प्लेस है वो एक से ज्यादा स्टेट्स में है। तो टर्नओवर कौन सा काउंट किया जाएगा? अभी मेरा राजस्थान में भी है, मेरा गुजरात में भी है, मेरा बॉम्बे में भी है, और मान लो मेरा दिल्ली स्टेट में भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो मिजोरम में भी है। अब कहीं पर तो 10 लाख है, कहीं पर 40 लाख है, कहीं पर 20 लाख है। तो मेरे को क्राइटेरिया कौन सा होगा जिसके बेसिस पर मैं टैक्सेबल पर्सन माना जाऊंगा? तो जहां पर लोवेस्ट लिमिट एप्लीकेबल होती है, मान लो मेरा राजस्थान में है, वहां पर तो है मेरी 40 लाख जयपुर में,
लेकिन मणिपुर, मिजोरम, वहां पर आपने देखा होगा मिजोरम में 10 लाख की लिमिट दे रखी है। तो वहां पर तो आप दो जगह बिजनेस कर रहे हो, वहां भी कर रहे हो, तो आपका टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में कब माने जाओगे आप? जब आप 10 लाख से ज्यादा कर दोगे, मतलब लोवेस्ट लिमिट applicable to any of those state will be relevant. However, state making exclusively exempt supply would not be considered. मान लो मेरे 4 स्टेट में बिजनेस है, एक स्टेट है वो मैं एग्जिम्प्ट माल बेच रहा हूँ, मान लो फ्रूट्स बेच रहा हूँ, कुछ भी जिस पर जीएसटी नहीं है, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू बी डन ओनली फ्रॉम स्टेट वेयर टैक्सेबल सप्लाई आज मेड, जहां पर आप मतलब जीएसटी होगा, किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगेगा तभी तो आप जीएसटी नंबर मतलब अप्लाई करोगे ना। केवल एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वह टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड, केवल टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। इसके बाद में गाइस आपको सेक्शन 24 देखना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि भाई अब आपको जीएसटी नंबर है वो लेना ही पड़ेगा। हम कुछ भी नहीं देखेंगे, आपका ना टर्नओवर देखेंगे, आपका कितना बिजनेस है क्या है, अपने को कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली। कंपल्सरी मतलब अनिवार्य है, आपको लेना ही पड़ेगा वो जीएसटी नंबर। तो देखो रजिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई दी। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है मैं राजस्थान का व्यक्ति हूँ, मैंने दिल्ली में माल बेच दिया। अरे भाई कैसे बेच दिया? मैंने दिल्ली में माल। अगर आप दिल्ली में माल बेचते हो, दूसरी स्टेट सप्लाई करोगे, आपको देना ही पड़ेगा, आपको जीएसटी नंबर है वो लेना ही पड़ेगा। लिमिट ऑफ 10 लाख 20 लाख अवेलेबल है यहाँ पर। नोटिफाइड, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिमिट ऑफ 10 और 20 लाख अवेलेबल। मैं 8-10 लाख तक बेच रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई। सेकंड दे रखा आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, एक्सेप्ट इसमें 10 लाख और 20 लाख की लिमिट है, उसको आप छोड़ देना। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब आप ये नाम याद रखना कि जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम अनार टैक्सेशन है, मतलब जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। इको ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू इको, पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, और पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और ये कुछ आपको दे रखे हैं, तो आपको कुछ 5 से 7-10 नाम याद होने चाहिए। आपकी किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए आपको कि ये पर्सनल रजिस्ट्रेशन, तो इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, आपका सेक्शन नंबर होता है 24। अब सेक्शन 23 दे रखा है आपको कि पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। तो पर्सन इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, पर्सन इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्रीकल्चर है, पर्सन मेकिंग आरसीएम सप्लाई है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू 20 लाख और 10 लाख है पर्सन, और कैजुअल टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख और 10 लाख, पर्सन मेकिंग सप्लाई सर्विस थ्रू ई कॉमर्स। मतलब कौन से पर्सन है जो जीएसटी नंबर या रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है? तो भाई देखो जो एग्रीकल्चरल है, मान लो जो केवल और केवल नॉन टैक्सेबल या एग्जिम सप्लाई करते हैं जिन पर जीएसटी की रेट है नहीं, जैसे सरकार ने प्रोडक्ट ही एग्जिम कर रखा है। और आरसीएम सप्लाई है, आरसीएम मतलब सामने वाला टैक्स दे रहा है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आप माल बेच रहे हो इंटरस्टेट लेकिन अप टू 10 लाख और 20 लाख तक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उससे ज्यादा हो गया तब आपको लेना है। और नॉर्मल आपको दे रखा है आगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हो और विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख है तब तो आपकी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आगे आपको स्पेशल पॉइंट दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि जीएसटीआईएन, इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जीएसटी टू आइडेंटिफाई टैक्स पेयर और पेन इन इनकम टैक्स। सबसे पहले स्टेट कोड लिखा जाता है, फिर पेन नंबर लिखा जाता है, फिर एंटिटी का कोड लिखा जाता है। इस प्रकार से ये 15 डिजिट है वो आपके जीएसटी नंबर को कवर करता है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड स्टेट वाइज, नॉट ए सेंट्रलाइज वन, मतलब स्टेट वाइज आपको जीएसटी नंबर लेने होते हैं, राजस्थान के अलग, दिल्ली के अलग, मुंबई के अलग, कोलकाता के अलग, चेन्नई के अलग, इस प्रकार से। मोर देन वन प्लेस इन ए सिंगल स्टेट, भी एक स्टेट है तो वहां पर आप कितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस करो ना, एक स्टेट में आप कितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे स्टेट्स में कर लिया तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है वो चाहिए होता है। अब आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो सेपरेट जीएसटी मिल जाएंगे। सिंगल रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको डिक्लेयर करना है जो प्लेस वेयर प्रिंसिपल प्रिंसन और अदर है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मेरा यहाँ बिजनेस है, मैं दिल्ली में भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रिंसिपल हेड ऑफिस हो गया, वो मेरी ब्रांच ऑफिस हो गई, ये नॉर्मल आप कर सकते हो। पेन इज मैंडेटरी, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पेन नंबर चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन गेट पासपोर्ट बेस्ड रजिस्ट्रेशन, उनके पास पेन नंबर होता नहीं है तो वो पासपोर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। If foreign unit is a special economic zone in other in non special economic zone area in same state, separate registration है वो, ये आपके काम का नहीं है।
आपके पॉइंट है काम का व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना है। तो पर्सन लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24 तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका टर्नओवर वो 40 लाख से एक्सीड हो गया, तो जिस दिन मेरा एक्सीड हुआ मेरे को उसके 30 दिनों के अंदर 30 डेज के अंदर अंदर मेरे को जीएसटी नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अनॉन टैक्सेबल पर्सन होता है तो एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 5 दिन पहले आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे, मान लो मेरे को बॉम्बे में एक सेल लगाने जाना है जहां पर मुझे माल बेचना है, तो मैं माल बेचने जाऊंगा, जिस दिन मैं माल बेचने वहां पर शॉप अपनी लगाऊंगा उससे ठीक 5 डेज पहले तक मेरे को वो रजिस्ट्रेशन लेना है। इफेक्टिव डेट इसमें कहा गया है लाइबल टू रजिस्ट्रेशन में कब माना जाएगा, यदि आपने 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, जिस दिन आप लाइबल थे उसके 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो डेट ऑन विच लाइबल टू रजिस्टर और नॉट अप्लाई विद इन 30 डेज, तो डेट ऑन विच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, मैंने मान लो 30 दिन निकाल दिए। अब मैं जिस दिन मेरे को जीएसटी नंबर वो सर्टिफिकेट मिलेगा जीएसटी की डिपार्टमेंट से, उसी दिन से मेरे को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मानी जाएगी। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट या जीएसटी के थ्रू दिया जाएगा उसी दिन से आपको माना जाएगा। प्रोसीजर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें, सिंपल आपको बता देता हूँ कि प्रोसीजर्स में सबसे पहले आपकी डिटेल लेनी होती है, जैसे आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, पैन वैलिडेशन होता है, मोबाइल एंड ईमेल बेस, इसमें ओटीपी बेस वैलिडेशन होता है। जैसे ही आप ओटीपी दोगे तो एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होगा, उस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को आप पार्ट बी में यूज करो। और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आधार ऑथेंटिकेशन वो आपको करवाना होता है। अब रजिस्ट्रेशन है उसमें आगे आपको डिटेल दे रखी है कि आप जैसे ही करवाओगे, तो जैसे जैसे मान लो मैं आपको इसमें कुछ बता देता हूँ, एप्लीकेशन प्लस आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्टेड, अगर आप विद इन 15 डेज सक्सेसफुली कर लेते हो तो आपको 7 वर्किंग डेज में है वो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर डिफिशियंसी वाइज आती है तो नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज। और आपको क्लियरिफिकेशन देने होते हैं, जैसे मान लो मेरा रेंट एग्रीमेंट गलत बन गया या मैंने कुछ जीएसटी में डिटेल गलत डाल दी, तो आपका वो सिंपल प्रोसेस है, ये आपकी इतना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट टॉपिक नहीं है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको खुद के द्वारा करवाना पड़ता है, उसके आधार में मोबाइल नंबर जिसमें जुड़े होते हैं ऐड होते हैं उसमें ओटीपी जाता है, उसके थ्रू आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है सिंपली। इसके अलावा गाइस इस चैप्टर में रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में आपके पास इसमें आपके इतने ही जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक रिवीजन और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर है वो उसकी सारी चीजें है वो अच्छे से कवर करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।